ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका इसराइल ने जो जंग शुरू की थी, आज उसे 23 दिन पूरे हो चुके हैं। इस जंग में ईरान ने अभी तक बहुत बढ़त बनाई हुई है। अभी तक हमलावर देशों को अपने मकसद में कोई कामयाबी नहीं मिली है। सबसे बुरी हालत इस जंग में अमेरिका की है। वो जंग में शामिल होकर फंस गया है और अब किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। साथ ही ट्रंप ने धमकियां देने में कोई चूक नहीं की है। इसराइल के कई शहर मलबे का ढेर बन गए हैं। इसराइल में जान माल का नुकसान इस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान में भी बहुत तबाही हुई है और लेबनान में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े हैं। कुछ अहम जानकारियाँ हैं इस खबर को, जंग को लेकर के, वो हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। इसराइली सेना ने कहा है कि दक्षिण लेबनान में उसका ज़मीनी अभियान जारी है और उसने कई हिजबुल्ला ठिकानों पर हमला किया है। सेना के मुताबिक, इसराइली सेना के मुताबिक कम से कम 10 हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने यह दावा नहीं किया कि ये हमले कब और कहां किए गए। इस दौरान जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा गया है कि खरियम और तैयबा जैसे रणनीतिक शहरों के आसपास भारी बमबारी हुई और यहाँ ज़मीनी भी संघर्ष हुए, यानी आमने सामने दोनों सेनाओं के मुकाबले हुए। वहीं हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने रात भर में कम से कम 12 हमले किए हैं, जिसमें कई रॉकेट हमले भी शामिल हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में धमाके हुए। जो जानकारियां वो इस तरह से कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में भी कई हमले किए और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, कई मिसाइलें फायर की गई थी। फ़िलहाल वहाँ से किसी भी तरह के नुकसान या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं ईरानी की जो सेना है उसने दावा किया है कि उसने तेहरान में अमेरिका और इसराइली ड्रोनों को मार गिराया है और एक F-16 फाइटर प्लेन जो कि इसराइल का था उसे मारने का भी ईरान की सेना ने दावा किया है। और यह जानकारियाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं कि इसराइल का F-16 जो अमेरिका से उसे मिला था उसको ईरान की सेना ने मार गिराया है। ईरान ने कल 22वें दिन इसराइल के अंदर जो कार्रवाइयाँ की वो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ थी। ये कार्रवाइयाँ इसराइल के अंदर कई सारे शहरों पर, न्यूक्लियर प्लांट पर हुई और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है अब वो पूरी तरह नाकाम हुआ है, नाकारा साबित हो गया है। एक भी मिसाइल या रॉकेट को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में हमले हुए हैं कि कोई भी मिसाइल वहाँ रोकी नहीं जा सकी है और जो मिसाइल जहाँ जाकर के गिरी है उसके बाद इसराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। सिर्फ डिमोना में 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। रात भर इसराइली सेना के हेलीकॉप्टर वहां से जख्मियों को और लाशों को उठाते हुए देखे जाते रहे, जिसके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं। इराक में जो इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने 24 घंटे में 21 बार अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं और उनकी तरफ से बताया गया कि इसमें ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पश्चिमी बगदाद में बहुत भारी यानी ज़ोरों की आवाज़, धमाकों की सुनाई दी गई। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये विस्फोट जो थे जो पश्चिमी बगदाद में हुए वो काफ़ी बड़े थे और अचानक हुए। इससे कुछ देर पहले ही इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया था कि बगदाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास मौजूद एक अमेरिकी लॉजिस्टिक कैंप के नज़दीक एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोनों को हवा में रोककर मार गिराया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि इन धमाकों और ड्रोन के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि उसने ईरान के 5 ड्रोन नष्ट किए हैं। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन पूर्वी इलाके यानी ईस्टर्न प्रोविंस में पिछले रात जो बीती है तब
वहाँ फ्लाई कर रहे थे। इन ड्रोनों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया। ऐसी जानकारी सऊदी अरब के मंत्रालय ने दी है। कतर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, तलाशी अभियान वहाँ जारी है। इसमें किसी के मारे जाने या और किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी है और हेलीकॉप्टर में जो भी क्रू मेंबर्स थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। यूएई में भी धमाके हुए। जो जानकारियाँ उसके मुताबिक यूएई के शारजाह में से 28 किलोमीटर दूर एक टैंकर के पास धमाका हुआ। ये जहाज़, टैंकर मीन्स ऑयल टैंकर, उस पर धमाका हुआ। एजेंसियों ने बताया कि विस्फोट किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल के कारण हुआ है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी क्रू मेंबर को नुकसान न होने की खबर है। कोई हताहत या जख्मी नहीं हुआ है। इसराइल पर जो हमले हुए हैं उसमें IRGC ने दावा किया है कि कई शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC ने मिसाइल फायर किए जो अशदोद, डिमोना, इलात और बेशरवा और किरियात में जो सैन्य ठिकाने हैं, सुरक्षा केंद्र हैं, उनको निशाना बना करके ईरान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए। IRGC ने बताया कि कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस और यूएई के अल मनाद व अल काफरा एयरबेस पर भी हमले किए। ईरान ने दावा किया है कि इन हमलों में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। इसराइल ने किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है। इसराइली एम्बुलेंस सेवा के मुताबिक अशदोद में 88 लोग घायल हुए हैं और डिमोना में 39 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, ऐसा इसराइल की तरफ से बताया गया है। लेकिन मरने वालों की तादाद का कोई जानकारी इसराइल की तरफ से नहीं दी गई है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस दावे के पीछे कोई ठोस सबूत या प्रमाण साझा नहीं किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध और रणनीति में समय से आगे है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्वयं ईरान के साथ कोई समझौता करने के इच्छुक नहीं है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की नेतृत्व व्यवस्था कमज़ोर हो गई है और उनकी सेना तथा वायु सेना पहले जैसी प्रभावी नहीं रही है। ईरान का इजराइल पर बहुत बड़े हमले जो हमने बताया वो हुए हैं और इसमें बहुत नुकसान हुआ है। ईरान ने पहली बार उस वक्त जबकि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर नातांज में जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, उस पर हमला किया। उसके बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर परमाणु संयंत्र जहां इसराइल के हैं उन पर हमला किया और ये हमले बहुत कारगर हुए। डिमोना में बहुत नुकसान हुआ और डिमोना को लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ में मौजूद है इसराइल के। यहाँ के लोगों में इस वक्त बहुत डर है और जब यहाँ हमले हो गए उसके बाद इसराइल की सरकार के मिनिस्टर वहाँ पहुँचे लोगों को तसल्ली देने के लिए, तो फिर लोगों ने उनको दौड़ा लिया। लोगों में बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा कि तुम जायनिस्ट हो, तुम किलर हो और तुम यहाँ से भागो। पब्लिक जो है उसके पीछे, मिनिस्टर के पीछे भाग ली और उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद मिनिस्टर को वहाँ से दौड़ना पड़ा और एक तरह से उसको अपनी जान बचा करके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहाँ से भागना पड़ा। ट्रंप बहुत गुस्से में और वो इस वक्त ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। ट्रंप ने फर्जी दावे करने में वो किसी से पीछे नहीं है, जैसा मदरलैंड के जो नेताजी हैं वो भी करते हैं। इसी तरह से ट्रंप की भी ये खूबी है कि वो हवाई और फर्जी बातें बहुत करते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, उनकी नौसेना और वायुसेना नष्ट हो चुकी है और अब उसके पास कोई मजबूत रक्षा व्यवस्था नहीं बची है। ऐसा दावा ट्रंप ने किया है।
और ये भी दावा किया कि बहुत जल्द ये जंग ख़त्म होगी। वहीं RT रशियन टाइम्स ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता की चेतावनी है कि अमेरिका इजराइल के लिए युद्ध क्षेत्र बनेगा अभी और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण। कमांडरों ने पहले 3 सप्ताह दुश्मन की कमजोरियों को समझने में बिताए। अगले फेज में ऑपरेशन में आर्म फोर्सेस नई आक्रामक रणनीति और ज़्यादा एडवांस सिस्टम के साथ आ रही हैं। ईरान ने 450 किलोग्राम वजन ले जाने वाली मिसाइलों को फायर किया था इसराइल के अंदर, जिन्होंने जितने भी अवरोधक यानी रास्ते में जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनको पार करके और अरदाल शहर में तबाही मचा दी इसराइल के अंदर। 8 इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई, ज़मीन पर गिर पड़ी वो इमारतें। जहाँ जा कर के ये मिसाइल लगे तो वो इमारतें ढह गईं। बचाव और दमकल के वहाँ 1300 कर्मचारी इस वक्त भी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं वो लगे हुए हैं और घायलों को निकालने का काम जारी है। अब इतने बड़े हमले में मौतें जाहिर सी बातें हुई होंगी, लेकिन इसराइल की तरफ से नहीं बताया गया है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये सब मिलकर के 22 मुल्क हैं जो हुर्मुज़ का रास्ता खुलवाना चाहते हैं ईरान से, और उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी करके ईरान से बाकायदा रिक्वेस्ट की है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क शामिल हैं। अच्छा, इसमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट नहीं की है, इसराइल ने नहीं की है। ये सारे मुल्क जिन्होंने रिक्वेस्ट की है वो अमेरिकी धड़े के, लेकिन उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं की कि आप खुलवाइए। उन्होंने डायरेक्टली ईरान को ख़त लिख करके कहा है कि आप जो प्रॉब्लम सामने आ रही है उसके बाद दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस होगा, तो इसको आप नज़र में रखते हुए खोल दें। अमेरिका ने धमकी दी है कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला, बिना शर्त के नहीं खोला, तो उसके ऊपर उस जितनी भी ईरान के अंदर न्यूक्लियर या पावर प्लांट्स हैं, ऑयल डिपो हैं, उन सब को अमेरिका नष्ट कर देगा। 48 घंटे का वक्त दिया है ईरान को। ये चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और जिसके बाद ईरान का भी जवाब आया है। ईरान ने कहा है आप तो ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाने आए थे, अब धमकियाँ देने पर उतर आए हैं। अमेरिका के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम पर ईरान ने तंज कसा है। ईरान के मिलिट्री मीडिया के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया, इसमें लिखा है कि हमें तो लगा था कि आप हमारे देश के लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने आए हैं, लेकिन अब आप हॉर्मुज़ को आज़ाद कराने की कोशिशों में जुट गए हैं। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। ठीक है, ईरान के पास हमने पहले भी रिपोर्ट्स में बताया था लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स हैं और उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं होने जा रही है। हथियारों की कमी क्यों नहीं होगी ये हम फिर एक बार बता दें। ईरान को बने हुए तैयार शुदा रेडी टू यूज़ या रेडी टू फायर मिसाइल्स और ड्रोन चाइना से रोड एंड बेल्ट के ज़रिए बड़े बड़े कंटेनर्स में पाकिस्तान होते हुए ईरान पहुंच रहे हैं। वहीं ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में ईरान और ताजिकिस्तान का एक संयुक्त प्लांट है जहां शाही ड्रोन बनाए जाते हैं। वहां से भी ज़मीन के रास्ते से ईरान को हथियारों की मुकम्मल जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही हैं। साथ ही और भी कोई सोर्स होंगे उनके जहाँ से हथियार उन तक पहुँच रहे होंगे। ईरान के पास बहुत अच्छी, बहुत ही उन्नत किस्म की एंटी शिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अभी तक उन्होंने नहीं किया है। मेहदी नाम की ये मिसाइल समंदर में ज़मीन से या समंदर टू समंदर फायर करती है
और अपने लक्ष्य को भेजने में ये बड़ी कारगर और कामयाब है। अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ईरान इस जंग का जो एस्केलेशन है, यानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं भड़काना चाहता था। एक लिमिटेड वॉर अभी तक चल रही है, और इस जंग में देखिए हर मौके पर, हर जंग में एग्जिट रूट भी दे करके रखा जाता है कि कोई निकलना चाहे तो वहाँ से निकल जाए, बचाव कर सके। ऐसा नहीं है सारे रास्ते बंद किए जाते हों। ईरान ने जो मिसाइल्स फायर किए थे वो क्रूज मिसाइल्स थे, जो वाशिंगटन नेवल शिप पर अमेरिका के फायर किए गए थे, वो एक चेतावनी के तौर पर थे। अगर वाशिंगटन को या जेराल्ड फोर्ड को या दूसरे किसी भी वॉरशिप को, अमेरिका के को डुबोना होता पूरी तरह से, तो फिर ईरान अपने जो अच्छे वाले मिसाइल्स हैं उनको फायर करता, लेकिन उन्होंने क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए, कम वज़न वाले थे, कम ईंधन वाले थे, और सिर्फ उससे एक जो थ्रेट थी वो धमकी दी गई। गाज़ा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, भारत में उसे रोक लगा दी गई है, सेंसर कर दिया गया है। इस फिल्म से इसराइल के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, ये कहा गया है बोर्ड ने। रूबी अरुण है, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है जापान की सड़कों पर फूटा जनसैलाब, टोक्यो में संसद के बाहर 11,000 लोगों की गर्जना, हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। जापान की प्रधानमंत्री वर्तमान में वो अमेरिका की यात्रा पर है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके करीबी संबंध और रक्षा संबंधों को लेकर ही जापान की एक बड़ी आबादी असहज और नाराज़ है। उन्हें डर है कि इससे जापान अनचाहे वैश्विक संकट में घसीटा जा सकता है। अपने देश के प्रधानमंत्री के मुखालिफ जापानी लोगों का संदेश साफ है, जापान का भविष्य वाशिंगटन से नहीं, जापानी जनता अब अपनी विदेश नीति खुद तय करना चाहती है। अपनी संप्रभुता के लिए ट्रंप को आईना दिखा रही है। जापान की 82% जनता युद्ध के खिलाफ है, वो अपनी सरकार की सैन्य नीतियों पर सवाल खड़ा कर रही है, ट्रंप की नीतियों के पीछे चलने का विरोध कर रही है। जापान की सड़कों पर उतरा यह जन सैलाब वैश्विक राजनीति में आ रहे बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का संविधान शांतिवादी रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी और सैन्य नीतियों में बदलाव ने आम जनता को चिंतित कर दिया है। बड़े वहाँ प्रोटेस्ट हुए जापान के अंदर। नेतन्याहू के बारे में यह खबर है कि डिमोना और अराद में जो ब्लास्ट हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, जो हमले हुए हैं ईरान के, उसके बाद वो कहीं फिर से गायब हो गया और किसी बंकर में जाकर के छिप गया है। अमेरिका ज़मीनी फ़ौज उतारने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में हमने बताया। पेंटागन ने साफ मना कर दिया है कि हुर्मुज़ से में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ज़मीनी फ़ौज अगर उतारते हैं तो ईरान ने बहुत तैयारी की हुई है, दसियों साल से वो तैयारी कर रहा है, और वहाँ पर हमारे सैनिकों के मारे जाने की संभावना है, और यहाँ हमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इस तरह की खबरें हम पहले बता चुके हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत के जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं, आवेश तिवारी साहब, अमेरिका, इसराइल और ईरान के युद्ध में अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। 22 दिनों के युद्ध में कल का दिन इजराइल पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ा। अब ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर पलटकर जोरदार हमला किया है। हमले की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। गजब यह है कि इजराइल के इंटरसेप्टर अब मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यही डियोगा गार्सिया में भी हुआ। डियोगा गार्सिया का हम बताएंगे अभी आगे चल के। ईरान ने नए और अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो अब तक इस युद्ध में नज़र नहीं आए थे। डियोगा गार्सिया पर हमले के बाद समूचे यूरोप में दहशत है। अमेरिका जैसे तैसे युद्ध से बाहर आने के संकेत दे रहा है। इजराइल का कहना है कि उसके दक्षिणी शहर दिमोना और इजराइल की मुख्य परमाणु सुविधा स्थित है, और उसके पास अरदाद और पर ईरानी मिसाइल हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान
100 से ज़्यादा मौतों की बात कर रहा है। मौतों की संख्या पर इजराइल खामोश है, लेकिन सूचना तंत्रों के मुताबिक 100 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं। अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से यह सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। अच्छा, ये बता दें कि ईरान ने अभी 2 दिन पहले डिएगो गार्सिया, एक द्वीप है, ये इंडियन ओशन में है, श्रीलंका से ऊपर है, भारत से इसकी 2000 किलोमीटर दूरी बताई जाती है। ये एक छोटा सा द्वीप है जहाँ जो कि यूके के कब्जे में है, और इस पर अमेरिका और ब्रिटेन का एक एयर बेस मतलब मिलिट्री बेस है। इसकी दूरी ईरान से 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ईरान ने अपना एक मिसाइल फायर किया, 2 मिसाइल फायर किए डिएगो गार्सिया पर, और जिसके बाद से 4000 किलोमीटर दूर जा कर के जब वो वहाँ पहुँचे तो उसके बाद पूरी दुनिया में ईरान की क़ुव्वत को लेकर, ताकत को लेकर के बहस छिड़ गई है कि उनके पास इससे ज़्यादा मार करने वाले मिसाइल और भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सच है, ईरान के पास 12000 से ज़्यादा किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। जंग के शुरू होने से कुछ दिन पहले साइबेरिया में ईरान ने ऐसे ही मिसाइल का परीक्षण किया था। साइबेरिया रूस के अंदर है, और रूस की मदद से ये टेस्ट किए गए थे, जिनकी रेंज 12000 किलोमीटर से ज़्यादा है। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और दूसरे शहरों तक मार कर सकते हैं, लेकिन ईरान इन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। सऊदी अरब ने धमकी दी है ईरान को कि 24 घंटे के अंदर ईरान के दूतावास के सारे अधिकारी देश छोड़ दें, तत्काल देश छोड़ने का ये फरमान जारी किया गया है। सऊदी अरब कुछ इस तरह का मन बना रहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका के साथ शामिल हो जाए, ऐसी जानकारियाँ बहुत सारी हैं। वहीं कतर भी शायद ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दे। जेके यादव लिखते हैं, अमेरिका ईरान इसराइल के युद्ध में अब ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। ब्रिटेन ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को अरब सागर में तैनात किया है। डेली मेल के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के बीच में ईरान ने अमेरिकी ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर हमला करने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद ब्रिटेन ने परमाणु पनडुब्बी अरबियन सी में तैनात किया है, जो लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलों और स्पीयरफिश टॉर्पीडो से लैस हैं। यह समुद्र में रहकर गुप्त रूप से हमला करने में सक्षम है। जो मंत्री जी गए थे उस पर रणविजय सिंह साहब हैं, उन्होंने लिखा है एक्स पर, जो मिनिस्टर डिमोना में पहुंचे थे इसराइल के, उनसे लोगों की जो गुस्सा हुए तो लोगों ने क्या कहा वो सुन लें। तुम यहूदी नाज़ी हो, तुम इन मौतों के जिम्मेदार हो, तुम मौत लेकर आए हो, मेरे शहर से बाहर निकलो। ईरानियों के हमले के बाद अब इजराइल के लोग अपनी सरकार के मंत्रियों का विरोध करने लगे हैं। इस वीडियो में इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गेवियर एक इजरायली महिला विरोध कर रही है गेवियर का इजरायली महिला विरोध कर रही है। मतलब अब ये जंग इजराइल के लोगों पर भारी पड़ रही है। अब एक बहुत जो फिक्र की खबर है वो हम आपको बता दें, और ये खबर चूँकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करने वाली है। अगले कुछ दिनों में सूरत हाल कुछ इसी तरह की रही, क्योंकि अमेरिका को यहाँ से एग्ज़िट रूट नहीं मिल पा रहा है। अगर वो जंग से निकलते हैं तो फिर उनकी दुनिया भर में बेइज्जती होगी कि आप ने क्या किया, जंग में गए थे, आपने क्या हासिल किया। कोई नतीजा उनके पास नहीं है किसी को बताने के लिए। ऐसी सूरत में अमेरिका का जो पागल प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर अब सुर्खियों में हैं, पोस्ट सुर्खियों में है। तो हम बता दें कि ख़तरनाक मोड़ पर पहुंची है ये जंग,
ईरान ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है उसकी उम्मीद दुनिया में कभी किसी को नहीं थी। ईरान ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया है। अमेरिका और इजराइल को लगातार बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। ट्रंप परेशान है, वो दुनिया में जलील और रुसवा हो रहा है। हुर्मुज का रास्ता अमेरिका किसी भी तरह से नहीं खुलवा सकता है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि अमेरिका अगर ज़मीनी ऑपरेशन करता है तो कामयाब नहीं होगा। ईरान ने दसियों सालों से इस इलाके में अपनी तैयारियां की हुई हैं। हुर्मुज को ईरान से ताकत के जोर पर नहीं खुलवाया जा सकता। वहीं इसराइल की चीखें निकली हुई हैं। इस पर जो हमारा भी अंदाज़ा है वो बहुत ख़तरनाक एक सिमत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़तरनाक सिमत यह है कि अमेरिका ईरान के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। जाने माने पत्रकार और फिल्म मेकर हैं विनोद कापरी, वो लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जिस तरह ईरान वॉर जारी है, गंभीर आशंका है कि अगले कुछ दिनों में परमाणु बम का इस्तेमाल होने जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए बेहद भयावह होगा। अभी भी वक्त है। अमेरिका अपने सनकी अहंकारी, धूर्त, नालायक, नीच राष्ट्रपति को कुर्सी से उतार फेंके। जैक्सन हैंकेले वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का इशारा किया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि ईरान ने अनाउंस किया है कि अब पानी के अंदर जंग जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और जो हूतीज़ हैं वो अब तैयार हैं, क्योंकि आप देखें अभी तक हूतीज़ ने किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की है, खामोश हैं, वो स्टैंड बाई हैं और उनको रिजर्व में रखा गया है। अगर इसराइल अमेरिका की जंग मिडिल ईस्ट के मुल्क सऊदी अरब, कतर वगैरह ज्वाइन करते हैं तो फिर हूतीज़ इनसे निपटेंगे मिडिल ईस्ट के मुल्कों से, और ईरान निपटेगा फिर अमेरिका और इसराइल से। और हूतीज़ की ताकत के सामने, चूँकि हूतीज़ के पास बड़े वेपन्स हैं, बड़े मिसाइल्स हैं, वो भी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक, 4000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और सऊदी अरब का अरामको हो या दूसरे जो स्ट्रक्चर हैं उनको वो तबाह कर सकते हैं। मारियो नौफिल ने भी हिजबुल्लाह को लेकर के और हूतीज़ को लेकर के जानकारी दी है कि वो दोनों अब पूरी तरह से जंग में शामिल हो सकते हैं। तो जंग जो है ये ख़तरनाक होती जा रही है। भारत के एक मशहूर पत्रकार हैं दिवांग, उन्होंने लिखा, अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जंग को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि वो इस लड़ाई को जल्द ख़त्म करने पर विचार कर रहे हैं। हम बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे ख़त्म करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया। जापान की भी खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका का जापान में जो सैन्य अड्डा है उसका इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ हमलों में किया जा रहा है। मंजीत कौर हैं, उन्होंने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़, जापान में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। जापान के योकोसुका में तैनात अमेरिकी सैनिकों के 2 विस्फोटक पोत यूएसएस विलियस और यूएसएस चान फेन ने ईरानी ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइलें दागीं। शांति प्रिय होने का दावा करने वाला जापान एक और अमेरिकी युद्ध के लिए प्रेरणा स्थल बन रहा है। वहीं राजेश बेनीवाल हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी है, ईरान को जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर ने बताया कि ईरान क्यों झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के फुटबॉल टीम एशिया में नंबर 2 पर आती है। वर्ल्ड कप में जापान के बाद क्वालिफाई किया। आईक्यू लेवल में विश्व में 4था स्थान है ईरान का। पिछले एशियाई गेम्स में कबड्डी में ईरान की महिला एवं पुरुष टीमों ने विश्व की टॉप टीमों को हरा दिया था।
ईरान की क्षमता प्रतिशत 90% है, साक्षरता प्रतिशत यानी एजुकेशन 94% है, जो विश्व के सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले टॉप देशों में शामिल है। ईरान की सरकार में अधिकतम लोग पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी हैं। ईरान के लोगों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो शायद एशिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत अधिक है, इसलिए ये मिसाइल बना रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ईरान में जो एजुकेशन है 92% ईरान की फीमेल पढ़ी लिखी हैं और 60% जितने भी ईरान के अंदर वैज्ञानिक हैं उसमें 60% ईरान की महिलाएं हैं और ईरान के जो पुरुष हैं वो भी 95-96% तक एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ये तो ईरान एक पूर्ण विकसित देश की तरह है, उसको अमेरिका इसराइल ठीक से रीड नहीं कर पाए, उसकी कैपेसिटी को ये नोटिस नहीं कर पाए कि ईरान किस तबीयत का मुल्क है। 4 दशक से ईरान के ऊपर प्रतिबंध दुनिया भर के मुल्कों ने लगाए हैं। 1400 से ज़्यादा तरह की पाबंदियाँ ईरान पर लगी हुई हैं। बावजूद इसके ईरान ने इस जंग में धुआं निकाल दिया। जितनी भी सुपर पावर अमेरिका और ये इसराइल बनते थे और ये मदरलैंड को भी मजबूरी, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात की और पहली बार कंडेम शब्द का इस्तेमाल किया। ईरान के जो स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले हुए थे उसको भारत के प्रधानमंत्री ने कंडेम किया है, लेकिन अमेरिका और इसराइल के ईरान पर थोपी गई जंग को कंडेम नहीं किया है। इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी, लेकिन पूरा खुलासा बातचीत क्या हुई है वो ईरान ने पूरी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट एक्स पर डाल दिया। बड़ा लंबा है, वो 2 पेज से भी ज़्यादा का पूरा जानकारी है, जिसमें उन्होंने पूरी तरह खुलासा किया है कि क्या क्या बात ईरान के प्रेसिडेंट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर से की। अब तक की ये बहुत सारी जानकारियां थी जो हमने बताने की यहाँ कोशिश की। देखें, दुआ करें, ईद गुजर चुकी है और ईद के बाद अब जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा जंग फैलेगी, क्योंकि ईरान ने रमज़ानों के महीने में अभी तक जो भी जंग लड़ी है वो एक लिमिटेड जंग लड़ी है। बहुत ज़्यादा बड़े हमले उन्होंने नहीं किए ताकि जान माल का नुकसान न हो, ख़ास तौर से जान का नुकसान न हो। इस बात का ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इसराइल के ऊपर वो चाहते शहरों के ऊपर हमला कर सकते थे, शहरी आबादियों पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मिलिट्री के ठिकानों को, सरकारी जो ठिकाने उनको निशाना बनाया, आवाम के शहरी इलाकों को ठिकाना नहीं बनाया। मोसाद, शेन बेट और इसराइल के मिनिस्टर्स के मकान, प्राइम मिनिस्टर का हाउस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ये सब ढा दिए गए हैं। शुक्रिया आप सभी का।